नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ी, जिन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की एसीबी रिमांड पर भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट से अमानतुल्लाह को 14 दिन की रिमांड पर देने की मांग की थी। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से नियुक्ति का आरोप है। एसीबी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनमें कई अमानतुल्लाह के रिश्तेदार और करीबी हैं। उनके सहयोगी हामिद की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके घर रेड के दौरान 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल मिली थी। मुकेश सिंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, क्या पूरा मामला है? ये तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है जबकि 14 दिन की मांगी गई थी। देखिए, बिल्कुल अमानतुल्लाह खान को करीब 3 बजे कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद जो एसीबी की टीम है उसने 14 दिन की एसीबी की रिमांड मांगी। रिमांड मांगते हुए एसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि अमानतुल्लाह खान पर जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर हैं। पहली बात उन्होंने कही कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने 32 भर्तियां की हैं, उन 32 लोगों में 27 लोग उनके काफ़ी करीबी हैं, जो कि ओखला इलाके के रहने वाले हैं, जहां से वो एमएलए हैं। और ये भी कहा गया कि इनमें से 5 लोग विधायक के परिवार के लोग हैं, जिसमें उनके भतीजे वगैरह शामिल हैं। इसके साथ में ये कहा गया कि जब रेड हुई तो रेड के दौरान एसीबी के एसीपी को ओखला के विधायक के जो विधायक के जो करीबी हैं, उनके घर वाले हैं, उन्होंने जो एसीबी की टीम है उसके साथ में मारपीट की, जिसका वीडियो भी कोर्ट में दिखाया गया। इसके साथ में ये कहा गया कि जो विधायक के करीबी हैं, जब उनके यहाँ छापेमारी हुई तो कुल 24 लाख रुपए बरामद हुए, 2 पिस्टल मिली, कुछ कारतूस मिले। रेड के दौरान जो करीबी लोग थे उनके घरों से कुछ डायरियाँ मिली हैं, जिसमें कैश हैंड एंट्री के सबूत मिले हैं और उसमें उन डायरियों का जो लेन देन लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि विधायक के नाम पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात में भेजे गए। ये सारा पैसा विधायक के नाम से भेजा गया और विधायक के नाम से इस पर एंट्री है। इसके साथ में ये कहा गया कि विधायक की 14 करोड़ की प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं और ये सारी प्रॉपर्टी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में है। ये भी कहा गया एसीबी की ओर से कि 80 लाख रुपए जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का है वो विधायक के खाते में आया। तो इस तरह की तमाम बातें कोर्ट में रखी गईं और ये कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का काम गरीबों का भला करना है, लेकिन वहाँ पर चेयरमैन के तौर पर रहकर अमानतुल्लाह खान ने केवल अपने लोगों का भला किया और बड़े पैमाने पर पैसे का गमन किया। इस तरह के काफ़ी संगीन आरोप कोर्ट में लगाए गए। हालांकि जो बचाव पक्ष वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि अमानतुल्लाह पर जो आरोप लगे हैं उसकी एफआईआर 2 साल पहले हुई थी। 2 साल तक एसीबी ने क्या किया, क्या कार्रवाई की और अचानक से ये सारी बातें कहाँ से आने लगीं, क्योंकि कल ही एसीबी ने उनको बुलाया था, वो पूछताछ के लिए गए, लेकिन वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये भी कहा गया कि जो एमएलए हैं उनके घर से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है, उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। इस तरह की दलीलें कोर्ट में दी गई। लंबी सुनवाई के बाद जो विशेष सीबीआई जज हैं उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, लेकिन कुछ देर पहले फैसला आया है और फैसले में जो एसीबी है उसको विधायक की 4 दिन की रिमांड दे दी गई है। यानी अगले 4 दिन जो एमएलए हैं उनसे एसीबी पूछताछ करेगी और इस मामले में जो भी नए सबूत हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल। और कई सबूत जैसा दावा कर रही एसीबी मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ से जैसा आपने बताया कि इन दावों को खारिज किया गया है। लेकिन जो ये मारपीट का मामला है एसीबी के साथ, क्या इसमें भी अलग से कोई शिकायत या कंप्लेन कुछ भी दर्ज की गई है? देखिए, कल जब रेड हुई थी तो रेड के दौरान जो मारपीट हुई थी, मारपीट को लेकर एसीबी ने दिल्ली के जामिया नगर थाने में एक अलग से केस दर्ज कराया है और मारपीट करने वाले 3 लोगों की पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 मामले और दर्ज किए गए हैं, क्योंकि जो विधायक के करीबी हैं उन करीबियों के यहाँ 2 पिस्टल बरामद हुई थी और साथ में 12-12 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो आर्म्स एक्ट के तहत 2 केस अलग दर्ज किए गए हैं और इनकी भी जांच की जा रही है। और जो विधायक के करीबी हैं हामिद,
उनको लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे बिजनेस पार्टनर जो हैं इमाम कौशर सिद्दीकी, वो फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो कल जो रेड हुई उस दौरान एक तो मारपीट का और दूसरा जो देशी कट्टे मिले हैं या जो इलीगल वेपन मिले हैं उनको लेकर 2 मामले अलग दर्ज किए गए हैं, जिसमें विधायक के जो करीबी हैं हामिद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन जो दूसरा आरोपी है वो फरार है। वहीं मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक और खबर है जहां पर हम मुकेश से और जानकारी लेंगे। ये मामला है IRCTC का, और IRCTC घोटाले से जुड़ी ये खबर है। मामले में CBI ने दिल्ली में विशेष अदालत का रुख किया है और तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। CBI का आरोप है कि तेजस्वी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। RJD नेता पर जांच एजेंसी के अधिकारियों को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मुकेश बने हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर हम मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, ये कौन सी शर्तें हैं जिनको लेकर अब जमानत रद्द करने की मांग की जा रही है? तेजस्वी यादव की धमकी देने का भी आरोप है, काफी गंभीर आरोप है ये। देखिए, बिल्कुल IRCTC स्कैम में जब तेजस्वी यादव को बेल मिली थी तो उसमें कई शर्तें थीं, जिसमें यह भी शर्त थी कि आप किसी भी तरह से जांच अधिकारी को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन आरोप ये है कि कुछ दिन पहले उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि CBI के अधिकारियों के भी बच्चे होते हैं और उनको भी रिटायर होना होता है। एक तरह से धमकी दी जा रही थी कि रिटायर होने के बाद उनको देख लिया जाएगा, इस तरह के एलिगेशन हैं। और इसी को लेकर CBI आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और CBI ने कोर्ट में कहा कि जिस आरोपी को बेल दी गई है वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CBI के अधिकारियों को धमकी दे रहा है, ऐसे में उनकी बेल कैंसिल की जाए। साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनका जमानत पर रहना ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने CBI के पक्ष को सुना और CBI के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। उनसे ये कहा गया है कि वो 28 सितंबर को कोर्ट में पेश हों और आकर अपना जो बयान है, जो पक्ष है, वो कोर्ट में रखें। तो उनसे जवाब तलब किया गया है और 28 तारीख को अब तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा, जहां पर मैं खड़ा हूं, और अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसको सबूत के तौर पर CBI ने कोर्ट में रखा है और इसको लेकर अब नोटिस जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब उनको खुद आकर यहाँ पर दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत में बताना होगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ किया है, और CBI मांग कर रही है जमानत रद्द करने की। अगली खबर जो आ रही है, ताज़ा खबर, उसका हम रुख करते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में एक नया मोड़ आया है। जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष की अपील आई है और इन्होंने कहा है कि 8 हफ्ते का वक्त इन्हें दिया जाए। 22 सितंबर से जिला जज की अदालत में शुरू होना है ट्रायल, और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। उन्होंने केस की पूछनीयता को लेकर जिला जज की अदालत ने 12 सितंबर को फैसला सुनाया था, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की मांग आई है। सीधा हम रुख करते हैं अजय सिंह का, हमारे संवाददाता का। अजय, ये वक्त मांगा जा रहा है और इसका क्या मतलब है? कादम्बरी, देखिए, इसका एक मतलब ये है कि जो फैसला आया था, जो पोषणीयता को लेकर के जो एक मामला था, जो जिला अदालत ने कहा था कि ये जो है वो सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि 7 रूल 11 के तहत उन्होंने दाखिल किया था कि ये जो है वर्शिप एक्ट के तहत इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि अपनी साफ तौर पर उसने कहा कि वो कोई मस्जिद बदलने के या कोई उसके स्ट्रक्चर के स्वरूप को बदलने की बात वो लोग नहीं कह रही हैं। 1993 से पहले तक पूजा होती थी और वो सिंपल पूजा की मांग की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन जब फैसला दिया था तो उसने ये भी कहा था कि जो दूसरा पक्ष है वो इस फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, अपना जवाब दाखिल कर सकता है, और अपनी आपत्ति और जवाब दाखिल करके वो आगे की सुनवाई के लिए भी कर सकता है। तो 12 सितंबर से जो होना था, तो उसी पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी एक जवाब दाखिल करने के लिए एक 8 हफ्ते का समय मांगा है। अपनी आपत्ति के लिए उन्होंने अपना समय मांग करके और ये कहा है कि इस पर जो है हमें वक्त दिया जाए, हम इस पूरे फैसले को पढ़ करके फिर हम इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। तो ये एक पूरी बात है जिस पर उन्होंने अपना समय मांगा है। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात तेलंगाना की, जहां पर बीजेपी और टीआरएस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में आज दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में सरकारी समारोह में शिरकत की और परेड की सलामी ली। शाह ने इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की मांग लंबे समय से थी। 75 साल तक यहाँ की सरकारों ने इसकी पहल नहीं की। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ की गई। चुनाव और तेलंगाना राज्य के आंदोलन में वादे किए गए। सत्ता मिलते ही सत्ताधारी दल अपने वादों से पलट गए। इससे पहले अमित शाह ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं टीआरएस भी आज हैदराबाद में बड़े सरकारी समारोह का आयोजन कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में आज बागे आम में पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। तेलंगाना में जनजाति अपना डांस नृत्य प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति लोगों को दिखा रहे हैं। इस बड़ी सी रैली में जो नेकलेस रोड से लेकर एनटीआर स्टेडियम तक जाएगी। आज के दिन के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि तेलंगाना की सरकार बनी है ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए, जनजाति के लिए, दलितों के लिए और सबका जो प्रोग्रेस है उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तेलंगाना के लिए लड़ाई की थी। और आज जबकि तेलंगाना की सरकार तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे मना रही है, तो तेलंगाना की सरकार ने इसका भी आयोजन आज किया है। ये पूरी जो रैली है लोगों को हर जिले से यहाँ पे बुलवाया गया है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने कुमरम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का भी उद्घाटन किया था। कुमरम भीम भी सब लोग जानते ही हैं क्योंकि राजमौली के जो मूवी आया था RRR, उसमें कुमरम भीम की बात हुई थी। कुमरम भीम यहाँ पर जो तेलंगाना का जो स्ट्रगल रहा इंडिपेंडेंस से पहले, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा उनकी एक भूमिका बताई जाती है और उसी को दर्शाते हुए ये सारे जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं। राजनीतिक तौर से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री का कहना है कि वो न सिर्फ जनजाति के लिए बल्कि दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए अपना काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ की जो नई सरकार सेक्रेटेरिएट बन रही है उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम दिया। और उनका कहना है कि जो नया पार्लियामेंट का जो संसद का जो बिल्डिंग बना है दिल्ली में, उसको भी BR अम्बेडकर के नाम पर ही बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक खत लिखी है प्रधानमंत्री को और असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था। तेलंगाना इंटीग्रेशन डे यानी कि वो दिन जब हैदराबाद की जो सरकार थी निज़ाम के नीचे, वो लोग भी इंडिया के सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आना चाह रहे थे। और इसी दिन को मनाते हुए अब 1 साल भर के लिए प्रोग्राम्स होंगे। 3 दिन ऑलरेडी प्रोग्राम्स निश्चय कर दिया गया था, जबकि पूरे ज़िलों में एक तरह से तिरंगा रैली हुआ। आज आदिवासियों के साथ उनके साथ एक रैली हो रही है और उसके बाद कल जो तेलंगाना के जो मार्टिर्स और जो हीरोज़ हैं उनका भी एक तरह से अगर आप कहें तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, उनका आदर किया जाएगा, उनकी तरफ श्रद्धा जताई जाएगी। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।
70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज 2 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में बनाए एक विशेष बाड़े में छोड़ा। आज सुबह नामीबिया से एक विशेष विमान से चीते पहले ग्वालियर पहुंचे थे और उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाया गया उन्हें। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर पीएम खुद कैमरे से चीतों की तस्वीर लेते नजर आए। अपने भाषण में पीएम ने नामीबिया सरकार का चीतों के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे इलाके में विकास होगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौट। बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा। आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं, लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। मध्य प्रदेश के कूनो से अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, वेलकम टू द लैंड ऑफ चीता। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वन्य प्राणी, उनका कहना है एक लंबी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जब मंच से इन चीतों को अपने बाड़े में रिहा किया तो एक खासी खुशी थी। वो खुद कैमरे से इनकी तस्वीरें ले रहे थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि इतने सालों तक हम चीते को वापस ला नहीं पाए। और भी उन्होंने कई बातें कही कि इन चीतों के लिए ये पूरी जो भौगोलिक जो यहाँ के हालात हैं वो अलग हैं, इनके जो भोजन है, इनका जो वातावरण जहाँ से ये आए हैं वो अलग है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पर संभवतः प्रशासन ने चीता मित्र भी बनाए हैं जो लोगों को बताएंगे कि ख़तरनाक नहीं हैं। और यहाँ की जो जैव विविधता है उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। एक बड़ी बात यह है कि ये जो कूनो नेशनल पार्क था, इसको एशियाटिक लायन को लाने के लिए भी इसको तैयार किया गया था और कई सालों से ये परियोजना थी, लेकिन कुछ कागजी कुछ कानूनी पेचीदगियां रहीं, वो आ नहीं पाए और अब चीते आए हैं। ये अच्छी बात है यहाँ की जैव विविधता के लिए, लेकिन चूंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो फिलहाल तो अभी 8 चीते आए हैं, 12 चीते और आएंगे, उसके बाद प्रजनन होगा। चूँकि जो भी वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं जो हमें उन्होंने बताया है कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो शावक हैं वो बच नहीं पाते हैं। कई बार संघर्ष होता है दूसरे जंगली जानवरों से, खासकर यहाँ पर भी जो तेंदुए हैं या फिर और जो बड़े जानवर हैं, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में बहुत ही डेलिकेट माने जाते हैं चीते। और जब ये प्रजनन होगा, फिर इनकी तादाद बढ़ेगी, उसमें से कितने बचेंगे, तो तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो पशु विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका दल भी है, वो भी यहाँ पर रहेंगे। 1 महीने बाद इनको थोड़े बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा और इनके पूरे व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।
वॉच टावर्स लगाए गए हैं, 5 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका है जिसमें CCTV लगाया गया है, पूरी सतत मॉनिटरिंग होगी, रेडियो कॉलर ID लगाए गए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जिस तरह से अभी फ़िलहाल बात कही जा रही है इनके शावकों को बचाने की या पूरे इलाके की प्रगति की, तो यहाँ के लोगों का ये भी सोचना था कि चूँकि कुपोषण के मामले में श्योपुर पूरे देश में बदनाम है, कई बार इसको भारत के इथियोपिया का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर अभी भी 2 हफ्ते पहले एक छोटी बच्ची की कुपोषण से मौत हो गई, तो संभवतः मानव सूचकांकों के बारे में, कुपोषण से लड़ने के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। और जहाँ जिस तरह से यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भी बात होगी। यकीनन यहाँ पर थोड़ी खुशी है, लोगों में उत्साह है, लेकिन कई बार ये जो उत्साह आप मीडिया के कैमरों से देखते हैं ये स्फूर्त नहीं होता। कई बार यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि किस तरह की मुश्किल हालात से उनको जूझना पड़ रहा है, रोज़गार के साधन नहीं हैं या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो बाकी तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब हम टिकटोली गेट के पास खड़े हैं तो इसके अंदर एक गांव है जहाँ पर कुछ रिजॉर्ट बनने शुरू हुए हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर पर्यटक आएंगे तो कुछ उनका जीवन स्तर भी सुधरे। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो चीते लाए गए हैं उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए और उनको कैसे बचा कर रखा जाए। पूर्णोपालपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आज के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पीएम गवर्नेंस में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। मेरी 25/4/2010 की केप टाउन यात्रा के समय चीता प्रोजेक्ट इसका ताज़ा उदाहरण है। आज पीएम ने जो तमाशा किया उसकी जरूरत नहीं थी और ये राष्ट्रीय मुद्दों और भारत जोड़ो से ध्यान भटकाने की एक और कोशिश है। सोनाली फोगाट मर्डर केस के मामले में सीबीआई की टीम अब गोवा पहुंच चुकी है। गोवा के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में सबूतों की तलाश कर रही है सीबीआई। ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ही रुके थे सोनाली, सुखविंदर और सुधीर। सोनाली, सुखविंदर, सुधीर के कमरे पुलिस ने सील कर दिए थे और अब इन कमरों की जांच सीबीआई की जो ये टीम वहां पर पहुंची है वो करेगी। सोनाली के भाई से भी सीबीआई ने पूरी जानकारी ली है। सोनाली के घर जाकर सीबीआई ने इस पर और जानकारी ली। हिसार में सीबीआई की टीम जांच कर रही है। गुरुग्राम में भी बताया जा रहा है कि जांच हो सकती है, लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम इन बंद कमरों की जांच के लिए और बाकी जांच के लिए पहुंची है गोवा, जहां पर ये जांच जो है वो जारी रहेगी। आज सीबीआई की टीम मेरे गांव भूथन कला में आई और मेरे घर और पापा से मिले और पापा से बातें करी घर के बारे में और सोनाली के बारे में उन्होंने पूछा। उसके बाद भाई से संपर्क किया और भाई से मिलने के लिए उनके वहाँ ऑफिस में गई और उनसे एक जो एफआईआर की कॉपी थी वो दी और रिसीविंग ली और 3 लोग थे वो। फिर उसके बाद वो वापस चले गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने 56 इंच की थाली लॉन्च की है। इस थाली के साथ लाखों रुपए कैश जीतने का भी मौका दिया जा रहा है। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। 56 इंच के सीने के बारे में आपने तमाम सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हूं और 56 इंच के सीने को एक नई परिभाषा कैसे एक शख्स ने दी है वो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। ये रेस्टोरेंट है और चूंकि 56 इंच सीने की जब भी बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, क्योंकि उनका एक बहुत मशहूर भाषण था जिसमें उन्होंने इस शब्दावली का उपयोग किया था और वो इसलिए किया था ताकि 56 इंच के सीने की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि बहुत ही ठोस फैसले लेने वाला, बहुत ही साहसी फैसले लेने के मामले में इस मुहावरे का जिक्र किया जाता है। लेकिन आज एक बहुत ही अनोखे तरीके से 56 इंच
कि मैं आपको थाली दिखाने वाला हूं और 56 इंच की थाली किन मायनों में खास है ये हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस थाली का नाम 56 इंच क्यों रखा गया है। और अगर आपने 56 इंच का सीना दिखा भी दिया इस 56 इंच की थाली को खाने के लिए तो कितने लाख रुपए का आपको पुरस्कार मिल सकता है। तो आइए दिखाते हैं और मिलवाते हैं 56 इंच की थाली को इजाद करने वाले सुमित कालरा साहब से। कालरा सर, ये 56 इंच की थाली आपने इसका नाम रखा है जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने नाम ये 56 इंच की थाली क्यों रखा हुआ है? क्या अभी तक कोई 56 इंच का सीना नहीं दिखा पाया इसको खाने के लिए? 56 इंच का सीना किसका है जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ही है ना जी। तो वो 56 इंच के सीने से ही 56 इंच की थाली निकलती है। और बाहुबली, क्योंकि वो बाहुबली वाले काम करते हैं, डिसाइसिव है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और एक्चुअली में इसका जो सरकमफ्रेंस है वो भी 56 इंच है और वो बिल्कुल टेबल पे बिल्कुल फिट आ रही थी। अच्छा, तो हमने 56 इंच की थाली और बाहुबली को मिक्स करके मोदी जी की 56 इंच बाहुबली थाली निकाल दी। अच्छा, और प्लस इस थाली का जो मेन भाव है आने वाले 10 दिन के लिए वो ये है कि मोदी जी के जो सबसे फेवरेट स्थल है, धार्मिक स्थल, केदार बाबा के दर्शन, केदारनाथ जी के, हम किसी को स्पॉन्सर करके भेज सकें जो 10 दिन तक अभी जितने भी लोग आएंगे सबका नंबर तो रिकॉर्ड होता ही है हमारे पास। तो एक लकी ड्रॉ हमारे फेसबुक पेज से करेंगे एंड देन एक जने को चूज करेंगे और वो जीत के केदारनाथ की यात्रा करके आए। अच्छा, हमने सुना है कि 56 इंच की थाली को खाने के लिए आप लाखों रुपए का इनाम आपने रखा। वो एक अलग चीज है। वो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे में है। अच्छा, 12 से 5 अपॉइंटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है, बस आप विजिट करें और बोलें कि मुझे चैलेंज लेना है। अच्छा, तो अगर आप सच्चे बाहुबली हैं खाने के, कि मतलब जैसे मोदी जी देश का भार उठा रहे हैं, आप इस खाने का भार अपने अंदर उठा सकते हो तो आओ, मोर देन वेलकम है और खाओ इसको और खा के जीतो 8.5 लाख रुपए। और कॉन्सेप्ट ये है कि 8.5 किलो खाना है, 3 लीटर लिक्विड है, बाकी 5.5 किलो का टोटल खाना है। अच्छा, 8.5 किलो खाना है। हाँ, तो हर किलो पे 1 लाख है। बट अगेन ऐसा नहीं कि 2 लाख दे दो मुझे, 2 किलो मैंने खा लिया, पूरा खत्म करना पड़ेगा जी। तो मतलब इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको 8 किलो खाना खाना पड़ेगा। तो 2 आदमी मिलकर खाना खा सकते हैं? 2 आदमियों के लिए ही है ये। 2 लोग 40 मिनट 8.5 किलो।